चलिए, तो आज का सोल्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्लास में सबसे अधिक नंबर लाए हैं दीपक कुमार ने। ठीक है, दीपक कुमार। तो दीपक कुमार का सबसे अधिक नंबर आया है 86। इन्हीं का रिजल्ट जो है वो आउट करती हूँ। इन्होंने देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा सही जवाब दिया है, कौन कौन सा गलत जवाब दिया है। तो सबसे पहला जो सवाल है, इन्होंने 43 करेक्ट आंसर दिए हैं और 7 जो है इनकरेक्ट हो गए हैं। टोटल है 86 नंबर। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 1600 वाट में फुल लोड कॉपर लॉस के हाफ लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा। तो देखो, फुल लोड पे ट्रांसफार्मर का फुल लोड पे दिया हुआ कॉपर लॉस हो रहा है 1600 वाट। ठीक है, अगर वही लोड जो है उसको हाफ कर दे तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। देखो, ट्रांसफार्मर में तो दो प्रकार के लॉस होते हैं, हमें पता ही है। ठीक है, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो वो लॉस भी इंक्रीज करता है, क्योंकि वो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगी हमारा कॉपर लॉस जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे घटाएंगे तो वो भी लॉस भी होगा, घटेगा। लेकिन आयरन लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नो लोड टू फुल लोड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो समझ ही आ गया होगा। आंसर भी जो है बिल्कुल सही दिया है। अगर किन्हीं का किसी में डाउट है इसीलिए मैं इसको पूरा बता रही हूँ। ठीक है, तो हाफ लोड में, चाहे हाफ लोड में या 1/4 लोड में अगर कॉपर लॉस निकालने के लिए कहा जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हाफ लोड में कह रहा है तो हाफ का स्क्वायर इनटू जितना उनका फुल लोड पे वाटेज है। ठीक है, वो आपको इस फॉर्मूला पे पुट करके निकाल लेना है। तो ये हाफ लोड कह रहा है तो हाफ लोड मतलब हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 1600। तो 4 को 1600 से 1600 को भागा देंगे तो कितना आएगा, 400 वाट। ठीक है, यही चीज अगर 1/4 में कहता कि अगर फुल लोड में कॉपर लॉस 1600 वाट है और 1/4 लोड पे कितना होगा, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1600 वाट। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा, 400 वाट। ठीक है, अगला सवाल है 3 फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड धारा ज्ञात करने के लिए किस प्रकार का सूत्र प्रयोग होता है। तो 3 फेज जो ट्रांसफार्मर है उसमें फुल लोड करंट को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होते हैं केवीए इंटू 1000 अपॉन √3 इंटू वी। बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, जितना केवीए का है इंटू 1000 अपॉन √3 इंटू वी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, फुल लोड का करंट निकाल सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है अच्छा ट्रांसफार्मर तेल और से मुक्त होता है, यानी किन किन चीजों से मुक्त होता है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज किया जाता है, क्यों यह यूज किया जाता है, तो वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में, तो उसको ठंडा करने के लिए, जैसा हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो उसको उसके वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, तेल में उसके कोर को और वाइंडिंग को डुबाया जाता है। तो जो तेल यूज किया जाता है उसमें क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहली बात तो उसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नमी नहीं होनी चाहिए, साथ ही कोई एसिड नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज हो गई तो उसमें क्या होगा कि वो तेल में जो कूलिंग करने की जो क्षमता होती है, साथ ही अचालक भी प्रदान करता है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों से जो ट्रांसफार्मर का तेल जो होता है इन सबसे मुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ था, ये दीपक कुमार जी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते। अगला सवाल है अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर 1000 वाट है तो आयरन लॉस क्या होगी। देखो, अधिकतम दक्षता यानी मैक्सिमम इफिशियंसी के दौरान बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस जो है वो 1000 वाट है तो आयरन लॉस क्या होगा। तो देखो, कोई भी ट्रांसफार्मर का अगर मैक्सिमम इफिशियंसी पे है तो उसमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होता है। उस टाइम उसकी इफिशियंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे बार बार बोल रहे कि कॉपर लॉस 1000 वाट है तो आयरन लॉस कितना होगा, सेम वही होगा, क्योंकि मैक्सिमम इफिशियंसी पे दोनों लॉस बराबर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
तो इसका आंसर भी 1000 वाट ही होगा। राइट आंसर दिया है दीपक ने। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य भार प्राथमिक धारा चलती है। तो देखो, आदर्श ट्रांसफार्मर कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है उसमें कोई लॉसेस नहीं होती है, ठीक है। जितना हमें इनपुट में पावर होगा उतना आउटपुट में ही होगा। वैसे तो ट्रांसफार्मर में ये चीज है कि वो पावर जो है ट्रांसफार्मर में के प्राइमरी में जो होता है वो सेकेंडरी में भी होता है, लेकिन कुछ लॉसेस की वजह से कुछ कमी हो जाती है। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वो एकदम जितना ईपी में होगा उतना ईएस में भी होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि शून्य भार, जीरो लोड पे आदर्श ट्रांसफार्मर है, शून्य लोड, नो लोड पे, कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो उसमें जो करंट होगी वो वोल्टेज से लीड करेगी या लैग करेगी, ठीक है। इस सवाल का मतलब वही अर्थ है। जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लोड पे, कोई लोड नहीं लगा है, उसमें जो करंट होगा, ठीक है, वो वोल्टेज से आगे रहेगी या पीछे रहेगी। तो इसका राइट आंसर होता है नो लोड के कंडीशन में वीपी यानी फेज वोल्टेज होगा उससे 90 डिग्री पीछे चलती है, ठीक है, यानी करंट जो होगी वो लैग करती है। इसका राइट आंसर दिया हुआ है वीपी से 90 डिग्री पीछे चलती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के कौन कौन से प्रकार है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर और एक दूसरा होता है पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो देखो ये सीटी पीटी थ्योरी में बताया है। तो सीटी पीटी जो होती है, देखो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज, हाई वोल्टेज के मान को जो करंट होता है या वोल्टेज होता है, पीटी से हाई वोल्टेज और जो करंट होती है हाई करंट की, वो दोनों से मेजर करते हैं। इस टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है। सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। सेम वही सवाल है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के अभी बताया, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगला सवाल है, उच्च आवृत्ति पर यानी कि मेगा हर्ट्ज रेंज में कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर में इस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का मान मेगा हर्ट्ज में होता है। वैसे तो हर्ट्ज भारत में जो स्टैंडर्डाइज है वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान मेगा में होता है, ठीक है, मेगा काफी अधिक है, तो उसमें जो कोर यूज होती है वो कोर किस प्रकार की होती है, तो वो होती है एयर कोर यानी वायु कोर होती है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, उच्च इंडक्शन मोटर के प्रारंभन हेतु उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। तो उच्च इंडक्शन यानी हाई इंडक्शन मोटर जो होती है उसको स्टार्टिंग करने के लिए किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है। सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक 10 केवीए का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 400 वाट और लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है, 50% के लोड पर कॉपर लॉस क्या होगी। तो देखिए ये जो सवाल है ये बहुत ही लॉजिक टाइप का है। आप इसमें समझने वाली बात है, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में, देखो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का लॉस होता है, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है। आयरन लॉस को, ये दो जो लॉसेस है उसको टेस्ट करने के लिए दो प्रकार का टेस्ट होता है, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में यानी खुले परिपथ टेस्ट में कोर लॉस को मेजर किया जाता है, कितना कोर लॉस है, कोर लॉस यानी आयरन लॉस, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट में कॉपर लॉस को मेजर किया जाता है। तो ये कह रहा है कि खुले परिपथ टेस्ट में यानी आयरन लॉस, तो आयरन लॉस यानी कि कोर में जितना कोर लॉस है वो कितना है, ये हो गया 400 वाट, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है। लघु यानी शॉर्ट सर्किट में क्या मेजर करते हैं, तो कॉपर लॉस। अब ये कह रहा है कि ये कॉपर लॉस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आयरन लॉस, दोनों चीजें अलग अलग है। अब ये कह रहे हैं कि 50% के लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा, 50 यानी हाफ। तो अभी जैसे एक फॉर्मूला बताया कि हाफ लोड पे क्या करते हैं, हाफ का स्क्वायर इनटू जितना भी कॉपर लॉस है, ठीक है।
उसको हम उसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो हाफ का स्क्वायर इंटू 900 वाट, क्योंकि कॉपर लॉस तो ये है 900 वाट ना कि 400 वाट है। तो हाफ यानी 4 हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 4, 4 को आप 900 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 225 वाट। ठीक है, तो हाफ लोड पे 50% की लोड यानी हाफ लोड पे कॉपर लॉस हो जाएगा 225 वाट। सही जवाब दिया है दीपक कुमार ने, बहुत अच्छे। अगला सवाल है ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर यानी इसमें क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग होती है, सभी को पता है, एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम इससे लिया जाता है। ठीक है, ये एक फायदा हो गया। वैसे तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, इसमें एक ही वाइंडिंग में हम प्राइमरी और सेकेंडरी का इस्तेमाल करते हैं। चाहे स्टेप अप ले सकते हैं, स्टेप डाउन ले सकते हैं। तो क्या कर सकते, प्राइमरी के लिए अगर स्टेप डाउन लेना होगा तो प्राइमरी का हम पूरा वाइंडिंग लेंगे, लेकिन सेकेंडरी में कुछ भाग लेते हैं। स्टेप अप का लेंगे तो प्राइमरी में कुछ ही हिस्सा लेंगे और सेकेंडरी में अधिक पूरा का पूरा टर्न ले सकते हैं, जितना हमें आवश्यकता होगा इस जरूरत के अकॉर्डिंग। ये एक हो गया फायदा। दूसरा फायदा है क्योंकि वाइंडिंग एक ही होने की वजह से इसमें जो वाइंडिंग करने के लिए वायर यूज होता है वो खपत कम हो जाती है, और जो वाइंडिंग के लिए वायर यूज की जाती है वो कॉपर की होती है, तो इसीलिए कॉपर की बचत हो जाती है, क्योंकि कॉपर की भी तो खर्चे आते हैं, पैसे लगते हैं उसके भी, तो इसमें क्या होता है कि वो खर्चा भी कम हो जाता है। तो इसके एडवांटेज ये सारे हैं। साथ ही साथ इसमें वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी उसका रिक्वायरमेंट होगी आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। बिल्कुल सही जवाब दिया है दीपक कुमार ने। अगला सवाल है ऑटो ट्रांसफार्मर का विशिष्ट उपयोग क्या है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिक यूज क्या है, एप्लीकेशन उसके क्या है। तो ये क्या करता है कि मतलब एडजस्टेबल यानी परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर, इसको वैरी कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं, ज्यादा चाहिए वोल्टेज तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ठीक है, सही जवाब दिया हुआ है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है ओपन सर्किट टेस्ट है तो ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग को आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में पहली बात है कि ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सी लॉस को निकाला जाता है, कौन सी लॉस की टेस्ट की जाती है, मेजर किया जाता है, तो वो है कोर लॉस। ठीक है, और ये नो लोड पे होती है। तो इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, उसी में सप्लाई देके क्या किया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, और उसे प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देने के साथ उसमें वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर को जोड़ा जाता है, और वाट मीटर में जो रीडिंग आती है वो होती है कोर लॉस। ठीक है, तो इसका सही आंसर दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय लीकेज नहीं होता जो नो लॉस में परिणत होता है। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। अगर चुंबक लीकेज नहीं होगा तो लॉस की भी गुंजाइश नहीं होगी। तो ये तो ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर ही हो सकता है। आइडियल यानी उसमें कोई ऐब नहीं, कोई परेशानी नहीं, आई मीन उसमें कोई फॉल्ट ही नहीं, बिल्कुल 100% प्योर है, मतलब आदर्श है, कहते हैं ना। तो ये आदर्श ट्रांसफार्मर में ही होते हैं कि कोई लीकेज नहीं, कोई लॉस नहीं, तो ये होता है आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। सही जवाब है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को अलग नहीं करता। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होते हैं, एक ही वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का काम लिया जाता है। तो इसमें सेकेंडरी को अलग नहीं किया जाता, एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम लिया जाता है। तो ये होता ऑटो ट्रांसफार्मर में। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग जल गई, अब ट्रांसफार्मर आपूर्ति करेगा। 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, वैसे तो कनेक्शन अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग ले सकते हैं, जैसे स्टार होता है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पूछा जा रहा है 3 फेज डेल्टा की। तो 3 फेज अगर डेल्टा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग अगर जल गई तो वो ट्रांसफार्मर जो आउटपुट देगा वो कितना देगा। तो वो देता है जितना उसका रेटिंग होता है उसके 58%। एक वाइंडिंग जलने के बाद 2 वाइंडिंग से आपूर्ति देगा,
तो वो होता है 58%, निर्गत रेटिंग का 58%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखना है। सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड लॉस के दो घटक हैं, वह भंवर धारा और हिस्टैरिसीस लॉस है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में हिस्टैरिसीस लॉस उत्पन्न होगा? ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। नो लोड के जो होते हैं यानी आयरन लॉस, उसमें दो प्रकार का लॉस होता है। एक होता है एडी करंट लॉस, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो ये जो लॉसेस होती है वो कहाँ पे होती है? ट्रांसफार्मर का कोई ना कोई एक पार्ट होगा। किस पार्ट में होता है? तो वो होता है ट्रांसफार्मर के कोर में, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के कोर में ये दोनों लॉसेस होती है, और इन दोनों लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? जो आपकी एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है, उसकी कोर, और साथ ही उसको लैमिनेट कराया जाता है ताकि कम से कम एडी करंट लॉस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सही जवाब दिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर के अति उष्मा का कारण क्या हो सकता है? कोई ट्रांसफार्मर है, चल रहा है, प्रचलित है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हीट होगी, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन होगा कि बहुत ज्यादा लोड उसमें चला गया है, ठीक है। एक सवाल इससे और भी जुड़ा हुआ है कि एक कोई ट्रांसफार्मर एक हमिंग आवाज करता है, मतलब नॉइज क्रिएट करता है। उस केस में क्या होता है कि उसमें भी ऑप्शन दिया रहा है कि लोड बहुत अधिक है। नहीं, लोड अधिक होने की वजह से वो आवाज नहीं करती, लेकिन अगर उसका कोर जो है, उसका स्टैंपिंग जो होता है, कोर में पतली पतली पत्तियां होती है, लैमिनेशंस होते हैं, उसको क्या किया जाता है? स्टैम्प किया, एक जगह उसको फिट किया जाता है कि अगर हो सकता है कि अगर वो क्या होगा कि लूज पड़ जाए, तो उस वजह से वो आवाज करता है। तो दोनों में अंतर समझ आ गया? इसको ध्यान से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अति उष्मा का कारण होता है लोड अधिक हो जाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन, ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? तो कोई ट्रांसफार्मर नो लोड से फुल लोड के बीच कुछ ना कुछ अंतर होगा वोल्टेज में, तो उन दोनों का अंतर अपॉन नो लोड, ठीक है। नो लोड से फुल लोड, नो लोड का मतलब कोई लोड नहीं लगा हुआ है, फुल लोड यानी कुछ ना कुछ लोड लगा हुआ है, तो उन दोनों के बीच जो वेरिएशन होगा, जो अंतर होगा, वो अंतर अपॉन नो लोड के अनुपात जो होगा वो कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। और अगर इसका परसेंटेज निकालना हो तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका सूत्र जो है दीपक ने सही दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड इंटू 100, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, कहने का अर्थ है कि इफिशियंसी जो वो मैक्सिमम कब होगा? जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस, आयरन लॉस कॉपर लॉस दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, कॉपर लॉस और आयरन लॉस के बराबर होगा, तभी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जवाब दिया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है। तो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय यानी मैग्नेटिक जो फ्लक्स होते हैं उसको गुजरने के लिए क्या होता है? कोर होती है, कोर में ही वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है? फ्लक्स उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो वही फ्लक्स क्या होता है? कोर के माध्यम से गुजरता है। तो ये कैसे होता है? तो एक तो दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी से वो सेकेंडरी में जाता है और सेकेंडरी में प्राइमरी की ओर आता है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो इस तरह से रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक से द्वितीयक में और द्वितीयक से फिर प्राथमिक में आता है, यानी इस तरह से गुजरता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रेदर का क्या कार्य है? ब्रीदर जो होता है उसमें उसका क्या कार्य होता है? तो ब्रीदर क्या करता है कि देखो, जो टैंक होती है जिसमें वाइंडिंग और कोर के साथ ट्रांसफार्मर का जो होता है वो उसमें डाला जाता है, ताकि जो वाइंडिंग होती है वो क्या होता है? कूल रह सके, उसकी कूलिंग के लिए। अब क्या है कि उसके
मेन टैंक और उसके साथ ही एक ऊपर कंजर्वेटर लगाया जाता है, ठीक है। कंजर्वेटर में भी कुछ ऑयल का पोर्शन रहता है, तो इन दोनों के बीच ब्रेदर लगाया जाता है। ब्रेदर क्या करता है कि देखो, जब ऑयल जो होता है जब हीट हो जाता है, वाइंडिंग गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वायर भी हमारा गर्म हो जाता है। वाइंडिंग यानी कि जैसे जैसे तेल गर्म होता है, तो वो गर्म होने के बाद क्या होता है, वो फैलने लगता है, उसका वॉल्यूम जो होता है बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो टंकी के ऊपर से जाएगा, टैंक के ऊपर तक जाएगा, होते होते वो थोड़ा ऊपर जाने लगता है। फिर क्या होता है कि जब वो ठंडा होता है तब वो सिकुड़ता है, सिकुड़ के क्या होता है, मतलब वॉल्यूम उसका कम होता है, कम होने पर क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ आता है तो इस समय क्या होता है, एयर आएगी। एयर जब आएगी तो एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, तो उस मॉइस्चर को तेल में ना जा पाए, इसीलिए वहां पे ब्रीदर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो क्या करे, उस मॉइस्चर को अंदर ना जाने दे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। टैंक में नमी युक्त प्रवाह को रोकना होता है। इसी में सिलिका जेल भी लगी होती है, और इससे पता चल जाता है कि नमी कितनी है और कितनी नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग जांच होती है, मतलब वो विजुअली देखने को मिलता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि किसी ट्रांसफार्मर यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्करों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग की दुगुनी हो तो सेकेंडरी वोल्टेज होगी। तो देखो, सवाल जो आसान भी है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग जो टर्न्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी क्या कह रहा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्करों की यानी टर्न की संख्या प्राइमरी से अधिक कर दे, अधिक कितना, उसका दुगुना, तो सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा। तो ये जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में उसके कंपेयर में डबल वाइंडिंग करेंगे तो वोल्टेज जो होगा प्राथमिक से डबल ही होगा। इसका राइट आंसर है प्राथमिक वोल्टेज की दुगुनी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है किसी ट्रांसफार्मर में से कोर निकाल लेने पर उसके चुंबकीय पुंज का उत्पादन क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है। तो ट्रांसफार्मर में से अगर कोर हम निकाल लेंगे तो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो कम हो जाता है। कैसे, देखो, कोर में तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता ही है, जैसे हम सप्लाई देंगे तो आसपास उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन कोर उसमें और उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत करने के लिए कोर जो होता है उसकी सहायता करता है। जब कोर, क्योंकि कोर के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर हम उसको हटा लेंगे, कोर को हटा लेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो भी घट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर घट जाता है, सही आंसर दिया है। ट्रांसफार्मर से कोर निकाल लेने पर उसके चुंबकीय पुंज का उत्पादन जो है वो घट जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर अंकित किए जाते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है, देखो कई भी मोटर जनरेटर आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे जो आउटपुट निर्गत हमें मिलती है वो आउटपुट यानी जो शाफ्ट में मिलती है मोटर के केस में, तो वो चीज दिखाता है वहाँ पे नेम प्लेट पे। उसी तरह ट्रांसफार्मर कितने पावर की है, कितने शक्ति की है, वो केवीए में दर्शाता है, ठीक है। 10 केवीए, 20 केवीए, 100 केवीए, 500 केवीए, ठीक है। अलग अलग जितने भी शक्तियाँ अलग अलग रेंज के होते हैं उसमें केवीए में दर्शाता है। तो ये ट्रांसफार्मर का अंकित जो होता है वो केवीए में होता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए, ये 25th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट 26 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं 2 मिनट के बाद, तब तक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं।